ऊपर वाला बना रहे हैं, आज बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। अच्छा चलिए, प्रिंस और प्रिंट मतलब डिपेंडेंसी है, ठीक है चलो। चलिए तो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं हम आज के इस बेहतरीन और शानदार सी क्लास में। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था और उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ये हमारा प्यारे बच्चों चैप्टर चल रहा था और इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। प्यारे बच्चों, ये पार्ट 14 है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पार्ट 14 क्यों है क्योंकि कल की क्लास में भी पार्ट 14 लिखा था, लेकिन वो पार्ट 13 है। पार्ट 13 इसलिए है प्यारे बच्चों क्योंकि एक दिन क्लास चली थी पार्ट 13 की, लेकिन वो अच्छे से चल नहीं पाई है, जिस कारण से प्यारे बच्चों क्या किया गया था, उस क्लास पार्ट 13 को हटा करके उसको पार्ट 13 किया गया। ठीक है, कल वाली क्लास को, और आज है पार्ट 14 प्यारे बच्चों। ठीक है चलो भाई, तो शुरू किया जाए। कल का वीडियो ऐप पर अपलोड नहीं हुआ है, अच्छा हम अपलोड करवा देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपने क्लास कर लिया तो वीडियो क्या ही जरूरत है ना। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे हम लोग ये देखते हैं जो सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए, जो हम टॉपिक को, हर एक टॉपिक को समझते हुए चलते हैं, और इसका जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है प्यारे बच्चों थोड़ा सा रिवीजन, कि कल की क्लास में हमने रिवीजन क्या क्या किया, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा, क्या जाना, क्या हमने समझा, आखिरकार रिवीजन हमने क्या किया। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा क्या, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन को हमने क्या किया, कल की क्लास में प्यारे बच्चों पढ़ा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उत्परिवर्तन के बारे में। ठीक है, उत्परिवर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन को। ठीक है भाई, ठीक है भाई, उम्मीद है यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। ठीक है सर, ऐप में बहुत सारी प्रॉब्लम है, कभी स्लो नहीं हो रहा। अच्छा चलिए, हम बोल देंगे प्रॉब्लम को जल्दी से सुधारा जाएगा। ठीक है, हाँ कल का हम नहीं पढ़े। अच्छा, कल का आपका वीडियो हम जल्दी से आपको दिलवाते हैं। ठीक है, हाँ भैया देख लो, फिर आप लोगों को कमेंट फेस करने, भैया मेरे शर्ट कितने का खरीदा, कीमत बताओ भाई। 100 रुपए का खरीदा, 100 रुपए का, पूरे 100 रुपए का अपनी शर्ट खरीदा। ठीक है चलो भाई, ठीक है, हेलो सर, हेलो मेरे बच्चे, हाउ आर यू। चलो भाई, तो मैं कमेंट सेक्शन अपने मोबाइल फोन में लेता हूँ और उसके बाद कमेंट यहाँ से देखना स्टार्ट करता हूँ। चलिए ठीक है, तो हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, हमने देखा उत्परिवर्तन के बारे में। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने देखा प्यारे बच्चों उत्परिवर्तन के बारे में, कल की क्लास में देखा था ना, बताओ भाई, है ना। हमने क्या देखा था, हमने देखा था उत्परिवर्तन के बारे में। उत्परिवर्तन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, मान लो ये डीएनए है। ठीक है, मान लो ये क्या है, ये बच्चा लोग डीएनए है। ठीक है, और इस डीएनए के अंदर, इस डीएनए के अंदर क्या हुआ, तो इस डीएनए के अंदर, ठीक है, अभी आप लोग को ये समझ नहीं आ रही होगी कि ये डंडी मैं क्यों खींच रहा हूँ। ठीक है, ये डंडी प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं क्षार युग्मक। ठीक है, बेस पेयर इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, मान लो ये डीएनए ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, ये डीएनए क्या होना चाहिए था, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन इस डीएनए में ये क्षार युग्मक ऐसा आ गया, ये क्षार युग्मक ऐसा हो गया। तो ऐसा हो गया, तो अगर डीएनए ऐसा हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये आपका डीएनए है। अगर आपका डीएनए ऐसा हो गया, देन क्या हुआ, वो जो जीव है, वो जो जीव है, उस जीव का जीनोटाइप और फेनोटाइप बदल गया। ठीक है, उस जीव का जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप बदल गया। ठीक है, यानी कि आप लोग, बहुत ढेर सारा आपके मन में सवाल था ना कि सर किन्नर कैसे पूछा जाता, पैदा हो जाता है। ठीक है, किन्नर कैसे, किन्नर का जन्म किस प्रकार से होता है। प्यारे बच्चों, किन्नर ऐसे ही होता है, एक नॉर्मल इंसान है, मान लो ये नॉर्मल इंसान है, शादीशुदा जोड़े हैं। ठीक है, इन शादीशुदा जोड़ों ने जनन किया। ठीक है, जनन करके इन्होंने एक बच्चे का निर्माण किया। ठीक है, एक बच्चे का निर्माण किया। उस बच्चे में ये जो डीएनए है, उस बच्चे के अंदर ये जो प्यारे बच्चों डीएनए है, इस डीएनए के अनुक्रम में क्या हुआ, बदलाव आ गया। तो बदलाव आया तो वो जीव का, ये जीव का जो जीनोटाइप है वो बदल गया। ठीक है, और अगर जीव का जीनोटाइप बदला तो इसका क्या हुआ, तो इसका फिनोटाइप भी बदल गया। ठीक है, अगर जीव का जीनोटाइप बदल गया तो जीव का फिनोटाइप भी बदल गया। ठीक है, हाँ गुरुजी निवेदन है कि कोई चैप्टर खत्म हो तो उसका डायग्राम वाला है, उस चैप्टर का एक क्लास जरूर लें। ठीक है, आपके चरणों में प्रणाम, आपका प्यारा छात्र आयांश कुमार। चलो धन्यवाद प्यारे बच्चों, बता देंगे। ठीक है, बाकी हम क्लास के दौरान भी बताते हुए चलते हैं। ठीक है, ये सारी क्लासेस आपकी डिटेल में होती हैं, इस दौरान क्या होता है, डिटेल से क्लास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सारे टॉपिक आप सभी लोगों को समझ में आएंगे। ठीक है भाई, है ना। चलिए क्लियर हो गया, बताओ यहाँ तक सभी लोग कमेंट करो। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था उत्परिवर्तन के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे बच्चों उत्परिवर्तन के प्रकार, जिसको बोलते हैं क्या, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के प्रकार। तो उत्परिवर्तन के प्रकार में सबसे पहले कल हम लोगों ने देखा था, क्या पढ़ा था, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। याद है सभी को, याद है सभी को, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। बताओ भाई, सभी को याद है, आप सभी लोगों को याद है प्यारे बच्चों। देख लो, अब एक बच्चा कह रहा है कि सर जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। बच्चा पूरा चैप्टर खत्म होने को है, 14 लेक्चर में हो और पूछ रहे हो जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है। अभी तक आपको समझ में नहीं आया। बच्चों आपको बता रहा हूँ कि आप लेक्चर नंबर 1 इसका L1 देख लो, L1 देख लो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप। ठीक है, आज मैं बहुत दिन बाद लाइव क्लास कर रही हूँ, बहुत अच्छा भाई, है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड मेरे बच्चे। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन जिसको बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है ना, इसको हमने क्या बोला, तो इसको हमने बोला क्या, इसको हमने बोला
क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमने कल इस चीज को देखा था कि गुणसूत्र में होने वाले, ठीक है, गुणसूत्र में होने वाले उत्परिवर्तन को, गुणसूत्र में होने वाले उत्परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। होने वाले उत्परिवर्तन को गुणसूत्रीय गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जो जो म्यूटेशन क्रोमोसोम में होता है, ठीक है, जो म्यूटेशन गुणसूत्र में होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक है ना। चलो भाई, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है दो प्रकार का, बस जान लो, बस पढ़ना नहीं, ठीक है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है। क्या होता है? तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला पहला प्यारे बच्चों क्या है? बिल्कुल सिंपल, ठीक है। पहला जो है वो बिल्कुल सिंपल है, गुणसूत्र में होने वाले उत्परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। प्यारे बच्चों नोट्स भैया अपलोड करवा देंगे, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो आगे देखो। पहला है प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और दूसरा दूसरा जिसको बोलते हैं संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो पहला हमने क्या देखा कि जो गुणसूत्र में म्यूटेशन हो रहा है, गुणसूत्र की संरचना मैंने कल आपको बना के बताई थी, ये है गुणसूत्र, ठीक है ना। इस गुणसूत्र के अंदर जो म्यूटेशन हो रहा है उसको बोलते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक है। पहला हुआ आपका संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा है आपका क्या? दूसरा है आपका संरचनात्मक संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक है। संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ये हुआ आपका दूसरा, ठीक है। क्या है बच्चों? ये हुआ आपका दूसरा। पहला क्या है? संख्यात्मक, दूसरा क्या है? संरचनात्मक। देखो बस इसको जान लो, बस इसको जान लो। अगर गुणसूत्र की संख्या में बदलाव होता है, ठीक है, अगर अगर प्यारे बच्चों गुणसूत्र का नंबर, गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या में, गुणसूत्र के नंबर में बदलाव होता है तो उसको बोलते हैं संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक है। अगर गुणसूत्र की संरचना यानी कि उसके स्ट्रक्चर में ये वाला गुणसूत्र इतना बड़ा ना होकर इतना ही बड़ा हो जाए, ठीक है, ये क्या हुआ? ये इसकी संरचना में बदलाव हो गया, ठीक है, संरचना में। और गुणसूत्र एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ये ऊपर वाला रहे ही ना, ठीक है, ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला है ही नहीं है, तो क्या हुआ? ये संख्या में, इसके नंबर में बदलाव हो चुका, ठीक है ना। सर आपके जैसा बायोलॉजी टीचर कहीं एप्लीकेशन पर नहीं है, तो आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो और सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करता हूँ, आपको स्टूडेंट और टारगेट बोर्ड का स्टूडेंट लव यू सर, लव यू मेरे बच्चे, लव यू बच्चे, ठीक है ना। चलो भाई, एक बच्चे के भगवान को कहते भाई मैं तो नहीं जानता, ठीक है, अगर आप जानते हैं तो आप जानिए, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो प्रकार का, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ये ध्यान रखना। बोलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, ठीक है, जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, जो गुणसूत्र के अंदर जो म्यूटेशन हो रहा है वो दो तरीके से हो रहा है। पहला, संरचना उनकी बदल रही है और दूसरी संख्या बदल रही है, ठीक है भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं, म्यूटेशन है सर, हाँ म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, उत्परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लो आप घर में, आप किचन में, है ना ये कौन है? मिस मिस है ना, मिस स्नेहलता कश्यप जी, हाँ क्लास करते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, अरे भैया हमें ही बेइज्जती कर रही हो हमारी, ठीक है ना, मिस कश्यप जी। चलिए भाई, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा, मान लो तुम बना रहे हो दाल, ठीक है, दाल, बिल्कुल सिंपल सी बात है, दाल, दाल में तुमने दाल डाली, नमक डाली और हल्दी डाली, बस उसको तुमने चढ़ा दिया, ठीक है। अब तुम नमक हल्दी की जगह थोड़ा सा बालू डाल दो, बिल्कुल थोड़ा सा बालू डाल दो, तो क्या वो दाल तुम खा पाओगे? क्या वो दाल तुम खा पाओगे? उस दाल का पूरा टेस्ट ही बदल जाएगा, उस दाल का पूरा टेस्ट ही बदल जाएगा, खाओगे ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरह होता है, डीएनए में थोड़ा सा चेंजेस आता है, मनुष्य का रंग रूप बदल जाता है, ठीक है। अब हम लोग का डीएनए बिल्कुल क्लियर है, अच्छा है, आपका भी डीएनए अच्छा है, ताकि आप अभी खूबसूरत खूबसूरत लग रहे हो, ठीक है। अगर डीएनए खराब होता मेरे बच्चे, जाता है, ठीक है। अब हम लोग का डीएनए बिल्कुल क्लियर है, अच्छा है, आपका भी डीएनए अच्छा है, ताकि आप अभी खूबसूरत खूबसूरत लग रहे हो, ठीक है। अगर डीएनए खराब होता मेरे बच्चे, अगर डीएनए खराब होता तो यकीन मानो प्यारे बच्चों, ठीक है ना, दिक्कत हो जाती, ठीक है। क्या हो जाती? बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, एक विशाल दिक्कत हो जाती प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, डीएनए क्षारीय होता है, डीएनए बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। चलिए, तो अगला जो चैप्टर है वो डीएनए का ही है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं जीन उत्परिवर्तन, ठीक है। क्या बोलते हैं दूसरा? जिसको बोलते हैं जीन उत्परिवर्तन, ठीक है। जीन उत्परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन क्या होता है? जीन उत्परिवर्तन क्या होता है कि जब प्यारे बच्चों डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है जीन, आप पहले ये समझ लो, ये डीएनए है,
ये देखो, है ना। मान लो ये डीएनए का एक छोटा सा खंड है, इस खंड को हमने क्या बोला, इस खंड को हमने बोला जीन। ठीक है, जीन। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जीन, ये जो जीन है, ठीक है, इस जीन के अंदर उत्परिवर्तन हो गया। ठीक है, इस क्या हुआ, ये जो जीन है हमारे पास, ये छोटा सा खंड, उस जीन के अंदर, ठीक है, उस जीन के अंदर प्यारे बच्चों अगर म्यूटेशन हो गया तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं जीन म्यूटेशन। ठीक है। ठीक है। तो डीएनए और आरएनए की, किसमें प्यारे बच्चों, डीएनए और आरएनए की, ठीक है, और आरएनए की, ये इनकी क्या है, रासायनिक संरचना है। ठीक है, आरएनए की, आरएनए की रासायनिक संरचना, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना, ठीक है, रासायनिक संरचना में होने वाले, ठीक है, रासायनिक संरचना में होने वाले जो बदलाव होते हैं। ठीक है, क्योंकि डीएनए एंड आरएनए, जब कल जब अगला टॉपिक आएगा तो वो डीएनए का है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, वहां पर डीएनए के बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए की जो केमिकल संरचना है, कैसे मिलकर के बना होता है, डीएनए का निर्माण कैसे होता है, ठीक है बच्चा, अगर आरएनए क्या होता है अभी बताएंगे। ठीक है, अभी बताएंगे आपको कि आरएनए क्या होता है। अगर उनके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, देन वो सभी चीज क्या कहलाती है, जीन म्यूटेशन कहलाती है। ठीक है, बताओ भाई। ठीक है। ठीक है भाई। तो होने वाले परिवर्तनों को क्या कहेंगे, अब इसको कंप्लीट कर लो, आगे लिख लो अपने मन से कि लिखे देते हैं। अच्छा, होने वाले परिवर्तनों को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो जीन है प्यारे बच्चों, बायोलॉजी टीचर है ना भैया, बायोलॉजी के टीचर के रूप में भगवान है हमारे भैया। नहीं यार, इतनी बड़ी उपाधि मत दो, हम नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, आई एम नॉट ए गॉड। पहली बात, हम गॉड नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। चलो भाई। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों एक सबसे अच्छा इसका एग्जांपल आता है, वो है पॉइंट म्यूटेशन का, बहुत पूछा जाता है, और ये पॉइंट म्यूटेशन है इंपॉर्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है, जिसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, जिसको अपन लोग क्या किस नाम से जानते हैं, वो जानते हैं बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से। ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं पॉइंट म्यूटेशन के नाम से। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है कि जब डीएनए, ठीक है, जैसे देखो जो हमने जीन म्यूटेशन देखा, ये जीन म्यूटेशन समझ में आया, बताओ। ये समझ में आया टॉपिक, सभी लोग कमेंट करके बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ, है ना। है ना, नोट्स नहीं आए, नोट्स प्यारे बच्चों हम तुरंत देते हैं। ठीक है, तुरंत देते हैं। ठीक है। ठीक है, बताओ भाई, है ना। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए के एकल क्षार युग्म में, क्या है, डीएनए के एकल क्षार युग्म में परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, डीएनए का एकल क्षार युग्म क्या होता है, सिंगल बेस पेयर। ठीक है, डीएनए का जो डीएनए है, मान लो डीएनए, ठीक है, डीएनए में हमने क्या बोला, हमने बोला सिंगल बेस पेयर। सिंगल बेस पेयर को हिंदी में बोलते हैं एकल क्षार युग्म। ठीक है, तो डीएनए के एकल क्षार युग्म में परिवर्तन को बोलते हैं क्या, तो डीएनए के एकल क्षार युग्म में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है बच्चा हमारा, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए, डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म, आरएनए होता है प्यारे बच्चों राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आरएनए क्या होता है हमारा, आरएनए होता है आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या होता है, वो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलो मत करो। चलिए, क्लियर हो गया। तो चलो भाई, हाँ अब साउंड क्लियर होगा और सब कुछ सही होगा। ठीक है, सब कुछ सही होगा प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि अब सब कुछ सही हो गया होगा। ठीक है, चलिए, है ना, सही है। यहाँ पर किन, क्या,
चलिए सही हो गया, ठीक है। चलिए प्यारे सही हो गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट म्यूटेशन होता है कि डीएनए के एकल क्षार युग्म में, एकल क्षार युग्म क्या होता है, मान लो ये डीएनए है, ठीक है। देखो हम समझा देते हैं, सिंगल बेस पेयर क्या होता है, एकल क्षार युग्म क्या होता है, सिंगल बेस पेयर, पहले समझ लो बस, ठीक है। सिंगल बेस पेयर, मान लो डीएनए बहुत बड़ा है, ठीक है। डीएनए क्या है, डीएनए बहुत बड़ा है, छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम ऐसे बना रहे हैं, ये देखो, ये आगे डीएनए चला गया, ठीक है। यहाँ पर मान लो इसमें एडेनिन है तो यहाँ पर होगा थाइमीन, ठीक है। यहाँ पर ग्वानिन है तो यहाँ पर होगा साइटोसिन, ठीक है। यहाँ पर थाइमीन है तो यहाँ पर होगा एडेनिन, यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा थाइमीन, ठीक है। एडेनिन थाइमीन के साथ डुअल हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ, और ये ट्रिपल हाइड्रोजन के बॉन्ड जुड़ा होता है। तो अगर ये एक बेस पेयर, ठीक है, अगर सिर्फ एक बेस पेयर जो कि एडेनिन डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन से जुड़ता है, ये क्रम ना रहे, ये क्रम ना रहे, मान लो बिल्कुल सिंपल सी चीज, मान लो बिल्कुल सिंपल सी चीज, ये मेरे पास एक बुक है और इस बुक का प्यारे बच्चों क्या है, खुलती भी नहीं है बुक। इस बुक में कितने पेज हैं, ध्यान से देखो, इस बुक में टोटल 140 पेज है, 140 पेज है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर मैं ये बीच का 135 पेज उठा करके लगा दूं 10 पेज के बाद, तो आप खोलोगे 10 पेज जाओगे, 10 पेज के बाद तुमको 11 मिलना चाहिए, लेकिन 11 ना मिल करके तुमको मिल गया 135। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 135, फिर आया 11 12, फिर बीच में 134 घुसा दिया बीच में। तो ऐसे करके आपको लगेगा कि यार ये तो खराब है, हैं? फिर आपको जैसे समझ में आएगा वैसे करेंगे। तो इस तरह क्या होता है, डीएनए का सिर्फ एक बेस पेयर जब खराब होता है, सिर्फ एक बेस पेयर खराब हो गया तो पूरा खेल बदल जाएगा, ठीक है। अगर डीएनए का सिंगल बेस पेयर भी खराब हो गया तो ध्यान रखना कि पूरा खेल बदल जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना भाई, जज्बात बदल गए, है ना। तो भाई जज्बात बदल जाएंगे। और ये जो एकल क्षार युग्म का, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन का सबसे बड़ा जो एग्जांपल जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, बिंदु उत्परिवर्तन का जो उदाहरण है, बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण, तो बिंदु उत्परिवर्तन का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। क्या है, वो है आपकी सिकल सेल, ठीक है। वो क्या है, वो है बच्चों आपकी सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख लो, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। हाँ, बच्चा पूछ रहा है कि सर डीएनए शरीर के किस भाग में होता है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो पाया जाता है सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ये कोशिका है, मान लो ये कोशिका है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, और इस केंद्रक के अंदर क्या है, इस केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है भाई। चलो लिए भाई, ठीक है। देख लो भैया, अब तुम यहाँ पर पूछ रहे हो डीएनए और आरएनए में अंतर। तो प्यारे बच्चों, अगला चैप्टर है, अगर यहीं सब पढ़ा दूंगा डीएनए आरएनए, तो अगले चैप्टर में क्या पढ़ोगे, है ना। तो अभी चुपचाप दाल चावल खा लो, नेक्स्ट चैप्टर में सब्जी रोटी भी देंगे, ठीक है। तो अभी दाल चावल खा लो, मतलब यही वाला चैप्टर पढ़ लो, ठीक है भाई, ठीक है। सर हमारा मैसेज नहीं जाता क्या, प्लीज बताइए। आप जाता है मैसेज। अब बच्चा पूछा कोशिका किस जगह पर, बच्चे तुम कोशिका को देख नहीं सकते हो, कोशिका को तुम देख भी नहीं सकते हो, तो किस जगह पर तुम्हें कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। म्यूटेशन, जीन मतलब डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है जीन, और जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हो गया, अरे यार एक बच्चे के लिए जीन म्यूटेशन नहीं समझे। मान लो ये इतना खंड है जीन, इतना खंड है जीन, इसी में क्या हो गया, इसी में म्यूटेशन हो गया, इसी में उत्परिवर्तन हो गया, इसी में क्षार युग्मक जो है आपस में क्या गए, आपस में अदल बदल गए, तो जीन म्यूटेशन हो गया। तो क्या हो गया, वो हो गया प्यारे बच्चों आपका जीन म्यूटेशन। तो सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, किसका उदाहरण है, पॉइंट म्यूटेशन का। आपसे एमसीक्यू में पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा कि बताओ सिकल सेल एनीमिया, जवाब देना भी, सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है। नंबर 1 पॉइंट म्यूटेशन का, ठीक है। नंबर 2 जीन म्यूटेशन का, जीन म्यूटेशन का। और नंबर सी आपका हो गया क्रोमोसोमल म्यूटेशन का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। और डी क्या है, ए एंड बी बोथ, ठीक है। ए और बी क्या है, ए और बी प्यारे बच्चों दोनों, ठीक है। हाँ, पॉइंट म्यूटेशन का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। बहुत सही जवाब आया कि आपका जो पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है, वो उदाहरण है आपका पॉइंट म्यूटेशन का, जिसको बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन का, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया इज एग्जांपल किसका है, पॉइंट म्यूटेशन का, ठीक है भाई। हाँ, अब एक बच्चा देख लो, एक बच्चा हमारा पूछ रहा है कि डीएनए का डीएनए नाम क्यों पड़ा, है ना। अब ये तो खैर अब वैज्ञानिक लोग ही बता पाएंगे जिनने खोज किया था, है ना। ये तो भाई मैं नहीं बता पाऊंगा भाई, है ना, ये तो वैज्ञानिक लोग ही बता पाएंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जो हमें लगता है आपको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर, जिसका नाम है आनुवांशिक विकार। इसको लिखिए सबसे पहले, इसको लिखिए इसमें से, है ना, फिर इनको तो पढ़ाएंगे ही, है ना। लिखो इसको, है ना, लिखिए भाई। चलिए तो हम लोग अब जो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उसको बोलते हैं आनुवांशिक विकार,
इंग्लिश में बोलते हैं क्या, तो इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, अनुवांशिक विकार। तो ये हमारा मेन टॉपिक है, मान लो कोर टॉपिक होता है ना, बड़ा अच्छा वाला टॉपिक, तो ये बड़ा टॉपिक है। इस अनुवांशिक विकार के अंदर जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग वंशावली विश्लेषण के बारे में। और वंशावली विश्लेषण में खास बात क्या है, वो एनसीईआरटी के अंदर आपका बनाया गया एक डायग्राम है, और ये नीट के अंदर बहुत पूछा जाता है। नीट के अंदर आपसे पूछेगा वंशावली विश्लेषण के बारे में क्या करता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाँ, SCA क्या डिजीज क्या है सर? अच्छा, जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें बताएंगे अभी क्या डिजीज है। उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं होती है। ठीक है ना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं होती है, उसकी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। ठीक है सर, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, क्या करें? अरे विशाल सर से पढ़ो, केमिस्ट्री समझ में आएगी, है ना। समझ में आएगी भाई, है ना। चलो, अनुवांशिक विकार। अनुवांशिक विकार के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वंशावली विश्लेषण। ठीक है, देखो अभी हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ, डिटेल से आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और वन शॉट के अंदर ये सब चीज़ें हम नहीं पढ़ा रहे होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, वन शॉट के अंदर ये चीज़ें हम सब नहीं पढ़ा रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो विशेष लक्षण की वंशागति के संबंध में, किसके संबंध में? विशेष लक्षण की, कोई एक विशेष लक्षण है, क्या है? कोई एक विशेष लक्षण है। ठीक है, तो विशेष लक्षण की वंशागति के संबंध में, विशेष लक्षण की वंशागति के संबंध में, मान लो कोई एक विशेष लक्षण है, क्या है? कोई एक विशेष लक्षण है, और उस लक्षण को लेकर के उसकी वंशागति को हम देख रहे हैं। मान लो मेरे को कोई बीमारी है ना, उस बीमारी को मैंने बोला विशेष लक्षण। अब उस बीमारी को मैं देख रहा हूं कि मेरे माता में, मेरे पिता में था कि नहीं। अगर मेरे माता पिता जिंदा हैं तो उनमें भी मैं चेक करूंगा, क्या उनमें तो नहीं था। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आप हीरो लग रहे हो। अच्छा। संबंध में वंश के इतिहास का प्यारे बच्चों अध्ययन करना, वंश के इतिहास का अध्ययन करना वंशावली विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, अध्ययन करना क्या कहलाता है? वंशावली विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, अब देखो नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। मान लो ये एक माता पिता है, पेरेंट है, इन पेरेंट का एक बच्चा हुआ ये। ठीक है, फिर ये बड़ा हुआ, ये बड़ा होकर इससे शादी किया। ठीक है, फिर इनका एक बच्चा हुआ ये। ठीक है, फिर ये बड़ा होकर के इससे शादी किया, इसका एक बच्चा हुआ ये मान लो आप लोग हैं, आप लोग के माता पिता है ना, आप लोग के माता पिता है ना, कहीं गए तो नहीं, है ना भाई, है ना, है ना, है ना। तो आपके माता पिता, आपके माता पिता के माता पिता, माता पिता उनके माता पिता के माता पिता। ठीक है, तो ये है क्या? ये है वंश। ठीक है, अगर आप में कोई एक डिजीज है, कोई जेनेटिक डिजीज है, मान लो ये डॉट, तो ये डॉट चेक करेंगे कि कहीं आपके मदर में है या फादर में, तो ये डॉट नहीं है, तो पता चला कि भाई ये फादर में इनके डॉट था, एक फादर में एक डॉट था। अगर आपके मदर फादर के भी मदर फादर, आपके नाना नानी या दादा दादी जिंदा होंगे, तो उनका भी चेक करेंगे कि भाई इन दोनों में तो नहीं था। अगर देखें इन दोनों में नहीं था, तो समझ गए कि भैया इनके फादर को ये बीमारी थी, और ये बीमारी अभी हुई है, ये बीमारी अभी हुई है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बीमारी बचपन से नहीं थी कि बचपन से थी, ये बीमारी इनको अभी हुई है, और ये बीमारी इनके बच्चों को पहुंच गई है। ठीक है, तो ये होता है क्या? ये होता है वंशावली विश्लेषण। ठीक है, ये होता है क्या? ये होता है आपका वंशावली विश्लेषण। बताओ भाई, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पीडिग्री एनालिसिस। चलो भाई, है ना, ये समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, दो बच्चे भी हो सकते हैं, हाँ दो भी हो सकते हैं। अरे वाह, मतलब आप लोग भी ना, दो बच्चे भी हो गए, उसकी भी शादी हुई। इसी तरह क्या होता है, इसी तरह एक चार्ट बनाया जाता है, एक एनालिसिस करके एक चार्ट बनाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ते। अरे बताइए प्यारे बच्चों, क्या नहीं पढ़ते? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, इसी तरह विशेष लक्षणों के संबंध में वंश के इतिहास का अध्ययन करना वंशावली विश्लेषण कहलाता है। और ये प्यारे बच्चों, ये लक्षण कई पीढ़ियों तक देखे जाते हैं, है ना। ये लक्षण क्या देखते हैं? ये लक्षण कई पीढ़ियों तक प्यारे बच्चों देखते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से एक वंश वृक्ष तैयार होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया से मान लो ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, ये इसके माता पिता हैं, फिर इन दोनों के ये माता पिता हैं, तो ऐसे क्या होता है, इस प्रक्रिया से एक वंश वृक्ष तैयार किया जाता है। अभी आप बड़े हॉस्पिटल में नहीं गए हैं। ठीक है, जब आप बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो आपको चार्ट बना देगा, वो चार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, चार्ट सिर्फ डॉक्टर को समझ में आएगा। लेकिन अगर आप इसे पढ़े रहेंगे, अगर आप इसे प्यारे बच्चों समझ में आया रहेगा, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस समझे रहेंगे, तो आप समझ जाएंगे। पहली बार मैं गया था प्यारे बच्चों पीजीआई के अंदर, पीजीआई लखनऊ में गया था मैं, तो वहाँ पर डॉक्टर के पास साइड में बैठा था अपना मैं, तो उन्हें चार्ट बना दिया, कुछ ऐसे करके बनाया, पूरी रिपोर्ट देखी, चार्ट बना के दे दिया। उस समय चार्ट नहीं समझ में आया। ठीक है, और चार्ट की मैंने फोटो खींच ली थी, मेरे सर दिखाइए क्या है ये, उन्हें दिखा दिया। फिर जब मैं प्यारे बच्चों क्लास 12th में था, पढ़ रहा था, तब मुझे समझ में आया कि अरे भैया ये तो वंशावली विश्लेषण की बात कर रहे हैं, है ना, ये तो पीडिग्री एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ये तो वंशावली विश्लेषण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसमें अगर आप एक चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लीजिए, और इसमें आप लोग एक चीज़ लिख लीजिए कि इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष में एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है।
ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में प्यारे बच्चों एक विशेष लक्षण, ठीक है, एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। हाँ, तुम भैया अपना कमेंट बता दो, बता देंगे, ठीक है। यहाँ फालतू के कमेंट आ रहे हैं, है ना, और फालतू कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना, हम आपको पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, आपको जितना बेहतर तरीके से समझा सकते हैं उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो, है ना चलो, कौन सा डिजीज होता है, जेनेटिक डिजीज, ये जो पढ़ रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर जो होंगे ना ह्यूमन को, उसी को वंशावली विश्लेषण के द्वारा पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो मानव अनुवांशिकी ने वंशावली विश्लेषण एक महत्वपूर्ण, प्यारे बच्चों, क्या है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है, जिसका उपयोग क्या किया जाता है, सामान्य और असामान्य रोग का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। इसके लिए प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, जो वंशावली विश्लेषण होता है इसके एक चार्ट होता है, उसी चार्ट को हम लोग समझेंगे। मेन फोकस हमारा एक बच्चा कह रहा है रिपीट, एक बच्चा क्या कह रहा है रिपीट सर, अच्छा रिपीट कर दे। हमने बोला कि इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष में एक विशेष लक्षण का, लिख लो यार, ठीक है, इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष का, ठीक है, वंश वृक्ष का एक 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 विशेष लक्षण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, यही वंशावली विश्लेषण के अंदर, ठीक है। लेकिन अध्ययन कैसे कर पाओगे, ठीक है, अध्ययन कैसे कर पाओगे, तो अध्ययन ऐसे करोगे ताकि उसके लिए एक विशाल वृक्ष बनेगा, ठीक है, एक ट्री बनेगा, ठीक है। तो मानव वंशावली विश्लेषण है, क्या है प्यारे बच्चों, क्या है, ठीक है, ठीक है ये बच्चा कह रहा है सर आप कहिए ना विशाल सर को कि डिटेल में समझाएं, नहीं तुम फेल हो जाएंगे। चलो अच्छा ठीक है, हम बोल देंगे, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, मानव वंशावली विश्लेषण में क्या है कि मानव वंशावली विश्लेषण में बोल देंगे भैया, ठीक है, मानव वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त, अरे एक सेकंड रुकना बच्चों, ठीक है, तो चलिए चलिए हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मानव वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीक, ठीक है, प्रयुक्त प्रतीक, कौन कौन से चिन्ह हैं, कौन कौन से प्रतीक हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ए सर भैया चार्ट बताइए, अच्छा सर चार्ट बताइए, ठीक है भाई, है ना। अब फाइनली हम लोग अपने चार्ट पर मूव करते हैं। अगर आपको कहीं पर ऐसा चिन्ह बना हो तो आप बता देना कि ये नर है, ये मेल है, कहीं पर भी ऐसा चिन्ह बना हो तो, ठीक है। अगर ऐसा बना हो तो बता देना क्या है, ये मादा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब महा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो यहीं से शुरू होता है, ठीक है। अगर ऐसा बना है तो नर है, ठीक है, अगर ऐसा बना है तो मादा है। और प्यारे बच्चों अगर आपका चिन्ह ऐसा बना है, कुछ ऐसा, तो समझ लो उसका मतलब है कि लिंग नहीं पता, ठीक है, लिंग का उल्लेख नहीं, ठीक है, मतलब उसको हमें लिंग पता ही नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है। वंश वृक्ष कैसे होता है अभी बनाते हैं, अभी बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें लिंग का पता ही नहीं है, ठीक है, उसका सेक्स क्या है, उसका लिंग क्या है, हमें नहीं पता, क्योंकि लिंग का उल्लेख क्या है प्यारे बच्चों, लिंग का उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आपको कहीं ऐसा बना हो और ऐसा जोड़ के ऐसा बना हो तो समझ जाना, ठीक है, ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, ऐसा जोड़ के ये बना हो, तो इसका मतलब ये वंश वृक्ष है। इसका मतलब क्या है, ये है मेल, इसका मतलब क्या है फीमेल, नर मादा, और ये क्या है, ये है आपका फीमेल मादा, ठीक है। यानी कि नर और मादा की आपस में शादी हुई और इनका बच्चा कौन हुआ, इनका बच्चा हुआ क्या, जो है मादा, फिर इनसे एक बच्चा पैदा हुआ, तो ऐसे आपने बना दिया, एक हुआ क्या नर, ठीक है, एक हुआ क्या नर, फिर आपने इसको बढ़ा के एक ऐसे कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्यारे बच्चों इनका मादा। तो ऐसे क्या बन रहा है, ऐसे एक वृक्ष बन रहा है, ठीक है। तो सिर्फ आपको ऐसे ही बना देंगे, सिर्फ आपको ऐसे ही बना देंगे, जैसे देखो, जैसे हम आपको ऐसे बना दिए, ये ठीक है। इसके बाद हमने इनके 5 बच्चे मान लो हुए, 2 लड़की 3 लड़की 2 लड़के, ठीक है। इनका जो दूसरा वाला लड़का था उसने शादी किया फिर एक महिला से, ठीक है, यहाँ तक चलते हैं अभी, ठीक है। इनकी दूसरी लड़की को एक बीमारी थी मान लो, ये ठीक है, अभी आगे बताते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये एक वंश वृक्ष बन रहा है, आपका वंश वृक्ष बन रहा है, ठीक है। चलो भाई, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा, बताओ ये समझा कि नहीं कि कौन नर है कौन मादा है, किसमें लिंग का उल्लेख नहीं है, बताओ। ये टॉपिक क्योंकि है बेहतरीन, ये टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट। अरे चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए, ठीक है ना, है ना, यस सर जी भैया क्लियर। यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए एक एक टॉपिक को, बताइए। अगर यहाँ तक हम सारे टॉपिक को समझ गए तो उससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। और ये मोबाइल हमारा थोड़ा सा डिस्चार्ज हो चुका है जिस वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना।
चलिए भाई, तो ये मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है मेरे बच्चे। यहाँ तक समझ में आया कि अगर ऐसी संरचना बनी है तो वो नर है, अगर ऐसी संरचना बनी है तो मादा है, अगर ऐसा बन गया तो लिंग का उल्लेख नहीं है। ठीक है, लिंग का उल्लेख नहीं है। प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन ऑफ हो चुका है, ठीक है, और मैसेज हमें नहीं दिख रहा है ना। बस थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, ये मोबाइल फोन खुल जाए हमारा, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करने लगते हैं। चलिए, है ना। अब कोई ये मत बोल देना धोखे से भैया आपके पास 2 मोबाइल है, उन्हीं में से ले लीजिए, है ना। कोई धोखे से बोल भी मत देना ऐसा। चलो भाई, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग देखें, इतना समझ आया? बच्चे हमारे कह रहे हैं इतना समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों, अगर ऐसे ऐसे और ऐसे बना हुआ है, उसमें से लाइनिंग है बीच बीच में, कलर्ड हैं, तो हम उनको बोलते हैं प्रभावित व्यक्ति हैं ये क्या है? ये आपके प्रभावित व्यक्ति हैं। प्रभावित व्यक्ति का मतलब क्या होता है? ये आपके रोगी व्यक्ति हैं, ठीक है। इन पर रोग है, इन पर क्या है प्यारे बच्चों? इन पर रोग है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलो, ये क्लियर हो गया। अगर तुमने तुमने ऐसा स्ट्रक्चर देखा, ऐसा स्ट्रक्चर देखा, तो इसका मतलब है कि मैथुन करना, ठीक है। इसका मतलब है कि नर और मादा में, नर और मादा में मैथुन, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी की क्रिया हो, जैसे कहते हैं ना नर और मादा में शादी होना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब वो मैथुन की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। वो किसकी क्रिया कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं आपकी मैथुन की, ठीक है। एक चीज ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा ये बना हुआ है, ये इनके बीच में 2 लाइनिंग है, 2 लाइनिंग है, तो बता देना कि रिश्तेदारों के बीच में मैथुन है, ठीक है। रिश्तेदारों के बीच में मैथुन, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ रोग होते हैं, कभी कभी कुछ डिजीज होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके रिश्तेदारों के बीच में ही होते हैं, उस फैमिली में होते हैं। और कभी कभी शादियां हमारी फैमिली के अंदर ही हो जाती हैं, ठीक है। हमारे वो जानने वाले थे, मौसी लगते थे, चाचा लगते थे, कोई भी लगते थे, हमारी शादी उसके साथ करवा दिए। जब उसके साथ शादी हो गई तो रिश्तेदारों के बीच में अगर शादी हो गई तो रोग क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। रिश्तेदारों से रोग आप में आ गया, आपसे रोग क्या हुआ? आपके बच्चों में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ये चिन्ह कहीं पर बना हो तो समझ जाना कि रिश्तेदारों के बीच मैथुन की बात कर रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, है ना। अगर एक चिन्ह और बनेगा, ऐसे ऐसे बना हो, ठीक है। अगर इस प्रकार से चिन्ह, और मान लो एक ये और एक ये बना है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब प्यारे बच्चों, जनक ऊपर और संतति नीचे है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये जनक है, ये क्या है? ये जनक है, ठीक है। और ये क्या है? ये आपके संतति है, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके जनक ऊपर, जनक ऊपर और संतति नीचे है, ठीक है। जनक क्या है? जनक हमारे ऊपर है, ये जनक है, माता पिता है, और ये नीचे क्या है? इनकी संतानें हैं, ठीक है। ये जनक है और नीचे क्या है? इनकी संतानें। अरे कौन कह रहा है टाइम हो गया? अभी से टाइम होने लगता है, हाँ? अभी से ही आपका टाइम होने लगता है, इसे नहीं करते हैं, गंदी बात, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद टाइम होगा तो रख देंगे, ठीक है। चलो भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? बताओ, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, मैथुन क्या है सर जी? मैथुन मतलब शादी के बाद क्या होता है? शादी के बाद क्या होता है? शादी के बाद मैथुन ही तो होता है। शादी जो करता है आदमी, फिर उससे क्या होता है? उससे बच्चा पैदा ही तो होता है। मैथुन मतलब जनन करना। जनन कैसे होती है? अब हम लोग इंसान है तो इंसानों का जनन ऐसे नहीं हो पाता ना, है ना। तो उसके लिए शादी करनी पड़ती है, ठीक है। शादी करेंगे, फिर उस बीवी को लाएंगे, फिर उसके साथ जनन की क्रिया करके बच्चे पैदा करेंगे, है ना। चलो भाई, क्वेश्चन इसमें वंशावली विश्लेषण की पहचान के लिए आएगा आपसे कि भैया पहचान करो, ठीक है। क्या करो आप? इस वंशावली विश्लेषण की पहचान करो। बताओ भाई, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अगर एक डॉट और बना हो, देखो एक चीज अगर और बना हो, वो ऐसे बना होगा, ठीक है। अगर ऐसे बना हो तो वो है प्यारे बच्चों नर शिशु वाले जनक। प्यारे बच्चों, नर शिशु वाले जनक रोग से प्रभावित है, ठीक है। यानी कि जो जनक है, वो जनक का जो नर शिशु है वो क्या है? ये आपका नर है, ठीक है, नर है। और नर क्या है? ये डॉट बना है, मतलब रोगी है, मतलब ये प्रभावित है किसी ना किसी रोग से, ठीक है ना। सर, और किसी के साथ जनन नहीं हो सकता? जनन नर और मादा के बीच में ही तो होगा, और अगर जनन नर और मादा के बीच में नहीं हो रहा है तो समझ लो कि वो ह्यूमन एबनॉर्मल है, ठीक है। वो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन एबनॉर्मल है। साउंड की प्रॉब्लम फिर यार, इतना साउंड तो मेरे जीवन काल में कभी कम नहीं हुआ जितना आप लोग बता देते हो, है ना। अगर एक ऐसा बना हो, अगर ऐसा बना हो, एक देखो ध्यान से देखो इस चित्र को, और अगर इसमें बीच में लिखा हुआ है 5, ठीक है, तो लिख लेना कि 5 प्रभावहीन संतति, ठीक है, संतति। तो इन्हीं को सब मिला करके क्या बनता है? इन्हीं को सब मिला करके वंशावली विश्लेषण का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? तो वो निर्माण होता है आपका वंशावली विश्लेषण का, ठीक है, वंशावली विश्लेषण का, ठीक है, पिडिग्री एनालिसिस का, ठीक है भाई। चलो, अब आप लोग बताइए, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों के मन में, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक
है ना। अब हम लोग देखेंगे आनुवांशिक विकार को, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उन चीज़ को हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आपके कुछ अगर डाउट हैं, ठीक है, आपके अगर कुछ जो डाउट हैं वो डाउट आप लोग हमसे पूछ लीजिए, ठीक है, डाउट पूछ लीजिए। फाइनली उसके बाद हम लोग क्लास को करेंगे एंड, ठीक है, फाइनली उसके बाद हम क्लास करेंगे एंड, ठीक है। चलो भैया, सुभाष, दीपिंती, नेहा, कोमल, आदर्श, अमन, आयुष, ठीक है, सबका नाम पढ़ लिए हैं। इसी का प्रिंस, अमन, अरे तो अमन नाम का भी लड़का है ना। चलो ठीक है, तुम लोग नाम ही पढ़ने, नाम पढ़ लिए क्या हो गया, ठीक है, नाम पढ़ने थोड़ी ना कुछ होता है, ठीक है। अब कल हम लोग आपके पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर कितने प्रकार का होता है, आपने हमसे पूछा था ना, आपने हमसे पूछा था ना, क्या पूछा था कि सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, ठीक है। तो जो सिकल सेल एनीमिया है, क्या है, जो सिकल सेल एनीमिया है, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर। क्योंकि सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक आनुवांशिक रोग है। अगर आपके घर में किसी को होगा तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। अभी आपकी आंखें नहीं खुली हैं, अभी आपकी आंखें नहीं खुली। जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, और उससे ज्यादा खतरनाक होंगे जो आपको अभी कोई रोग हो गया है। मान लो कोई अभी रोग हो गया आपको, वो रोग अगर आपके जनक में, संतति में पहुंच जाएगा, आपके बच्चों में पहुंच जाएगा, तो आपके बच्चों के लिए बहुत कष्टकारी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, है ना। चलो भाई, पीडीएफ मुझे भेजिए सर। अच्छा, पीडीएफ भेज देंगे भैया, ठीक है, पीडीएफ भेज दीजिए। पीडीएफ नहीं मिलता, कौन कह रहा है पीडीएफ नहीं मिलता है, ठीक है, हाँ पीडीएफ मिल जाता है। एक बच्चा बहुत ढेर सारा कॉपी पेस्ट कर रहा है, क्या कर दिया है बुक, एक सेकंड रुकना, मैं इसका कमेंट पढ़ लेता हूँ, है ना। सर टारगेट बोर्ड की, अच्छा ये क्वेश्चन था क्या आप लोग के भी क्वेश्चन ना, हाँ क्वेश्चन बैंक की बात है। टारगेट बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक है वो अगर हम लोग रुको थोड़ा सा, लास्ट तक एग्जाम तो आने दो, क्वेश्चन बैंक हम लोग आपको देंगे, ठीक है, क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा इंतजार कर लो, एग्जाम आने दो, एग्जाम पास आएगा तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलो, नो डाउट सर, है ना। हेलो हैंडसम सर, ऐसी बात है क्या, मैं हैंडसम लगता है, हाँ कूल, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, अगर बिना शादी के अगर तुम लोग बिना फालतू का क्वेश्चन पूछते रहते हो, है ना। मिलानिन क्या है, तो मिलानिन प्यारे बच्चों हमारे स्किन के अंदर पाया जाने वाला एक पिगमेंट है जो स्किन के कलर को एक मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कि स्किन का कलर कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई भैया, पीछे का रिवीजन कैसे करें, पीछे का रिवीजन प्यारे बच्चों ऐसे ही होगा। अगर आप एक शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, क्या बनाए होंगे, अगर आप एक शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो शॉर्ट नोट को ही, अपनी नोट्स को ही रिवीजन करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज होती है कि आप लोग अपने हाथों से लिखा हुआ हैंड नोट्स को जरूर बनाएं, ठीक है, और उससे क्या करें, उससे पढ़ाई करें, सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास प्यारे बच्चों खत्म करेंगे यहीं पर। अगर और भी कोई डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए प्यारे बच्चों एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। जैसे आपको आपके माता पिता से लक्षण मिले हैं, आपको आपके माता पिता से कैरेक्टर मिले हैं, तो वो जो लक्षण मिले हैं, वो जो कैरेक्टर मिले हैं, वो कैरेक्टर प्यारे बच्चों डीएनए के थ्रू ही मिले हैं, डीएनए के द्वारा ही मिले हैं, ठीक है। तो वो जो डीएनए के द्वारा आपको लक्षण मिले हैं वही है डीएनए। तो डीएनए क्या काम करता है, वो एक जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, ठीक है। डीएनए किसका काम करेगा, डीएनए आपका आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, ठीक है ना। अगर हमारे बॉडी में डीएनए नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा तो कुछ काम ही नहीं होगा, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है डीएनए, ठीक है, सब कुछ डीएनए कंट्रोल कर रहा है। तो अगर डीएनए नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो डीएनए का होना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना डीएनए के कोई भी चीज़ें जो है अच्छी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और कल का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगी पढ़ने में, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे हम लोग, और फाइनली हम लोग मूव करेंगे अपने अगले चैप्टर डीएनए की तरफ। तो अच्छे से पढ़ते रहना आप सभी लोग, मेहनत करते रहना प्यारे बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।